कैसे हैं आप लोग? बीवी बाल बच्चा और हो गया है? बोलते हैं सब ठीक है, बोलना चाहिए नहीं है। चलिए, हो गया है। तो दीदी जी लोग क्या कैसा चल रहा है तब आप लोग का सब चीज? दीदी जी लोग अरे कुछ तो बोलिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? फिजिकल के बारे में कुछ बोले। हमारे साथ दौड़ लीजिएगा, आपका फिजिकल पास। चलिए, तो बैठ जाइए सब लोग। एक तो आज आईपीएल का फाइनल मैच है ना, पता है हमको। तो आज क्या है? लास्ट करोड़पति है महाराज। उस सब के चक्कर में आप लोग काहे रहते हैं? वो सब जानते हैं क्या सही चीज नहीं है वो। ड्रीम 11 न बोल रहे हैं भाई, वो सब फालतू चीज है। एक प्रकार का वो जुआ है, जुआ है एक प्रकार का। ठीक है, एक लड़का मैसेज कर रहा है, सर फुसरी हो गया है गर्मी के कारण, इसलिए जो है नहीं आए, इसीलिए ऑफलाइन नहीं आए हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं और मैच नहीं देख रहे हैं। ठीक है, क्लासे कीजिएगा। है सिर्फ पढ़ना है। क्या करना है? देखिए, आईपीएल तो हम भी देख सकते थे। अगर मान लिया जाए कि आज हम क्लास नहीं लेते तो ऐसा थोड़े है कि दुनिया पलट जाता। दुनिया तो नहीं पलटता। हम भी बैठ करके तो आईपीएल देख सकते थे। कहीं ना कहीं आपसे तो बेहतर स्थिति में हम हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपसे बेहतर स्थिति में हम नहीं हैं। तो हम क्लास बंद करके आईपीएल देख सकते थे ना। क्रिकेट हम भी खेले हैं, क्रिकेट में इंटरेस्ट भी है, लेकिन हाँ, जब अपना काम हो तो पहला प्रायोरिटी अपने काम को देना है। पहला प्रायोरिटी अपने काम को देना है। बाद में क्रिकेट, सिनेमा, घूमना फिरना जो भी है वो बाद में, जो भी है वो बाद में। पहला प्रायोरिटी जो मेरा मूल काम है। मेरा मूल काम क्या है? मेरा मूल काम मेरा, हम अपना बात कर रहे हैं, आप लोग अपना क्या बोल रहे हैं? मेरा मूल काम क्या है? पढ़ाएंगे। थोड़ा सा जाम था आने में, शाम के टाइम में जाम रहता मुसल्लापुर, आप सब लोग जानते हैं। इसी वजह से 10 मिनट हम लेट भी हो गए। रूम पे निकले हैं 7:10 में, हमको लगता है आने में यहाँ पर 30 मिनट लग गया, जबकि रास्ता है 10 मिनट का। बहुत हो गया जाम के वजह से, समझे। तो मूल काम पढ़ाना है। ठीक है, मैच है, क्या होगा? हाईलाइट देख लेंगे ज्यादा से ज्यादा। अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो हाईलाइट देख लेंगे, या फिर क्लास करने के बाद देखेंगे। आपको बोल रहे हैं अब हम, ये बात हम अपने आप को नहीं बोल रहे हैं, ये बात आपको बोल रहे हैं, समझे। तो सभी का स्वागत है। देखिए, सबसे पहले जब लास्ट क्लास हुआ था, लास्ट क्लास में हर चीज हम आपको स्पष्ट किए थे ना? हो नहीं किए थे? स्पष्ट किए थे हम आपको स्पष्ट। थोड़ा सा यहां पर एक बात स्पष्ट कर देते क्लास को लेकर के, क्योंकि क्लास को लेकर के बच्चा थोड़ा कंफ्यूजन में होता है, समझ गए। तो मेन क्लास को लेकर स्पष्ट करते हैं थोड़ा सा, तब जो है फिर पढ़ाएंगे। देखिए, आपको जो है क्लास मंडे टू संडे, फ्राइडे कहां से? संडे, मंडे टू संडे या संडे टू मंडे, मंडे टू संडे या संडे टू मंडे, ये क्लास होगा।
4 रोज क्लास है। कितना रोज क्लास है? 4 रोज क्लास है। 4 रोज क्लास है। और जो 4 रोज क्लास है उसमें आपको मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और रविवार ये 4 रोज क्लास है। और क्लास का जो टाइमिंग है, क्लास का टाइमिंग है रात में 7:30 से 9:30। रात में 7:30 से 9:30। अब बहुत सारी लड़की, एकाध गो लड़की, बहुत सारी नहीं, एकाध गो लड़की जो है मैसेज की है संस्थान के नंबर पर, जो है सर इसको जो है ना थोड़ा 10-15 मिनट घटा दीजिएगा या 9 बजे तक कर दीजिएगा, तो हम देख लेंगे। आप लोगों का भी सेफ्टी, सिक्योरिटी, और फिर जो है आपको क्या कहते हैं, आपका लॉज जो बंद होता है, तो इसको देख लेंगे। इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, समझ गए? ये बात हो गई। और 4 रोज क्लास है। क्लास का टाइमिंग ये है। और 3 रोज 3 डेज 3 डेज जो है आपको क्या है, 3 डेज है टेस्ट। 3 डेज टेस्ट है। और टेस्ट सोमवार, बुधवार और शनिवार। सोमवार, बुधवार और शनिवार को टेस्ट है। और टेस्ट का जो टाइमिंग है, टेस्ट का टाइमिंग है दोपहर में 12:30 से 2:30। दोपहर में 12:30 से 2:30 ये टेस्ट का टाइमिंग है आपका, समझ गए? और क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चलेगा। ऑनलाइन जो बिहार पुलिस बैच आया हुआ था, उस बैच को जो लोग परचेज किए हैं वहां पर जाकर के आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है? उस बैच में फिलहाल जो है एप्लीकेशन पर क्लास फ्री है। उस बैच में फिलहाल एप्लीकेशन पर क्लास फ्री है। पिछला क्लास भी हुआ था जो कि फ्री ही था। आज भी जो क्लास हो रहा है वो भी फ्री ही है, लेकिन आगे चल करके वो पेड हो जाएगा। वो देखेंगे, समय और सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये बात है। तो ऐसे क्लास चलेगा। और 25 टेस्ट होगा आपका। कितना टेस्ट होगा? 25 टेस्ट होगा। कुछ टेस्ट हो सकता है टफ भी हो, कुछ टेस्ट हो सकता है इजी भी हो। तो जब आप टेस्ट देंगे ना, तो कैप्टन कूल धोनी जैसा रुख अपनाएंगे। देखते हैं धोनी मैच जीते मैच हारे ना, मैच जीतने पर बहुत हतोत्साहित होते हैं, ना मैच हारने पर अपना धैर्य खोते हैं। समझ गए बात को? मतलब एकदम कूल रहने का प्रयास करना है। हो सकता है आप टेस्ट दिए, आपसे जो है मुश्किल से 30 क्वेश्चन बना, तो घबराने का नहीं है, डरने का नहीं है। 70 क्वेश्चन ठीक है हम नहीं जानते हैं, तो उसका आंसर और डिस्कशन हम आपको देंगे। तो 70 क्वेश्चन जो हम नहीं जानते हैं, उसका आंसर और डिस्कशन जो आपको मिलेगा, उसको आपको कर लेना है, उसको आपको कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। मतलब 70 क्वेश्चन हमको याद कर लेना। ठीक है, हम नहीं जानते हैं तब तो आप यहां आए हैं, नहीं जानते हैं तब तो आप टेस्ट दे रहे हैं, नहीं जानते हैं तब तो आप क्लास कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में जो है अपना आशा को निराशा में तब्दील नहीं होने देना है, अपने आशा को बना कर रखना है। समझे? ये बात हम आपको पहले ही बोल दिए हैं, तो घबराने का नहीं है। और बिहार पुलिस के क्वेश्चन का जो थोड़ा सा लेवल होता है, कुछ क्वेश्चन का, ऐसे 50-60% क्वेश्चन तो इजी होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा अच्छा होता है। समझ गए? तो इसी वजह से जो है घबराने का नहीं है। तो आज रविवार है, आज तो अभी क्लास हम लेंगे ही, क्लास लेने के लिए ही आए हैं। कल सोमवार है, कल से आप लोग का टेस्ट है और आपका क्लास और टेस्ट दोनों यहीं पर होगा। आपका जो टेस्ट है 12:30 बजे से होगा। और ऑनलाइन वाले लोग सुन लीजिए, आपको यहां पर जब हम टेस्ट करवा देंगे,
क्या जी, यहां पर पहले टेस्ट हो जाए, तब क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सब जो है आपको एप्लीकेशन पर हम दे देंगे, एप्लीकेशन पर हम दे देंगे। क्या विचार है कि ना? नहीं तो अगर ऑनलाइन वालों को देंगे तो फिर आप लोग भी जो है थोड़ा बहुत चोरी तो करिए लीजिएगा। तो इसी वजह से जो मेन देखिए, ऑफलाइन टेस्ट के बाद ऑनलाइन क्वेश्चन इसलिए अपलोड करते हैं कि चोरी लोग करने लगता है, मेन रीजन यही है और कुछ नहीं है, समझ गए? तो ऑनलाइन भी हम आपको ये अवेलेबल करवा देंगे एप्लीकेशन पर। जो लोग पेड करके जो है क्लास लिए होंगे उनको मिल जाएगा और पीडीएफ मिल जाएगा, और फिर आगे देखेंगे। तो कल से जो है आपका टेस्ट भी है, तो आप सबको टेस्ट आकर के देना है, और 25 टेस्ट होगा। हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, अब फेंकने के लिए तो बहुत फेंका जा सकता है कि 25 टेस्ट में हम 100 गो क्वेश्चन लड़ा देंगे, लेकिन फेंकने की आदत ना है हमें, ना हम फेंकते हैं। 25 टेस्ट में कम से कम की हम बात करें, उससे अधिक हो सकता है, अधिक कितना हो जाए हमको नहीं पता है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का जमाना है, कुछ भी बोलते हैं आप लोग वायरल कर देते हैं तुरंत, समझ गए? तो इसलिए सोच समझ करके हम बोल रहे हैं। आप टेस्ट दीजिएगा, टेस्ट का आंसर याद कीजिएगा, डिस्कशन याद कीजिएगा, और 25 टेस्ट में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन एकदम लड़ेगा, 100% लड़ेगा। हम ये चीज आपको लिख करके दे सकते हैं, लिख करके हम दे सकते हैं। आप एग्जाम दे करके आइएगा, उस 25 टेस्ट से आप क्वेश्चन मिलाइएगा, और आप देखिएगा आपको क्वेश्चन वहां से लड़ा हुआ नजर आएगा। तो इसी वजह से इस टेस्ट को देना जो है आपके लिए जरूरी है। टेस्ट को देना, उसके आंसर को याद करना, उसके डिस्कशन को याद करना आपके लिए क्या है, जरूरी है। समझ गए बात को? तो चलिए, सबसे पहले जो क्लास शुरू हुआ है ये एक एग्जाम क्वालिफाइंग गाइडेंस प्रोग्राम है। इसमें पढ़ाएंगे भी, गाइड भी करेंगे, हर चीज करेंगे हम आपको। यही सब बात स्पष्ट कर दिए हम आपको। सबसे पहले आपका जो बिहार पुलिस का परीक्षा होना है अगस्त में, यह परीक्षा अक्टूबर 2023 में ही होना था, अक्टूबर 2023 में ही होना था। 2 सीटिंग परीक्षा हुआ भी, 1 दिन परीक्षा हुआ भी। उस परीक्षा में क्वेश्चन वायरल हो गए, जिस वजह से एग्जाम कैंसिल हो गए। तो वो जो 1 अक्टूबर 2023 का बिहार पुलिस का क्वेश्चन है, उसी ट्रेंड पे रहेगा, उसी ट्रेंड पर आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। तो सबसे पहले दोनों सीटिंग के क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेते हैं, और दोनों सीटिंग के क्वेश्चन को डील करते हुए हम लोग सिलेबस को भी पढ़ते जाएंगे। दोनों सीटिंग के क्वेश्चन को डील करते हुए हम लोग सिलेबस को भी पढ़ते जाएंगे। जैसे लास्ट क्लास में जब हम आपको पॉलिटी का क्वेश्चन डील करवाना शुरू किए थे, देखिए इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले पॉलिटी का हम पूरा, दोनों सीटिंग के पॉलिटी का पूरा क्वेश्चन डील कर देते हैं। और अगर डील कर देंगे तो आप मान करके चलिए पॉलिटी आपका 60 से 70% क्लियर हो जाएगा। लास्ट क्लास में आप याद कीजिए, एगो चैप्टर हम आपको खत्म किए कि नहीं किए? खत्म किए हैं ना। और जितना महत्वपूर्ण चीज था, हम बोले थे ना कि देखिए अगर आप परीक्षा दीजिएगा तो इस चैप्टर में ये बात जो है आप याद रखिएगा। कॉपी में हम आपको लिखा भी दिए थे, याद है? कुछ याद कर रहे हैं ना? और साथ ही साथ जो है एक चैप्टर होमवर्क भी दिए थे, विश्व के भौगोलिक उपनाम को याद करने का होमवर्क दिए थे। समझ रहे हैं ना? क्लियर है ये सब बात? चलिए, तो ये सब करके आए हैं ना? हाँ, तो ये है। और लड़की लोग को तो हम यही बोलेंगे, लड़की लोग को स्पेशली हम बोल रहे हैं कि लड़का लोग को थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। देखिए जो सही है वो सही है, जो है वो है। लड़की के तुलना में लड़का को थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लड़की लोग की अगर हम बात करें तो हम आपको बता रहे हैं, अगर आप 25 सेट जो होगा उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन अच्छे से अगर आप याद कर लीजिएगा, अच्छे से अगर आप याद कर लीजिएगा, और हम क्लास में जितना भी क्लास लेंगे, जो भी हम बताएंगे, हम क्लास में जो बताएंगे वो, और 25 टेस्ट क्वेश्चन आंसर विद डिस्कशन, इतना कर लीजिएगा ना,
तो हम आपको लिख के दे सकते हैं, आपका रिजल्ट हो जाएगा लड़की लोग के लिए। लेकिन लड़का की अगर हम बात करें तो लड़का को इन दोनों के साथ साथ थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट और लगाना पड़ेगा लड़का को, समझ गए, लड़का को। क्योंकि अगर लड़का का कटअप 65 है तो लड़की का कटअप 45-50 होता है। लड़की का कटअप 45-50 होता है, मतलब एक बोल रहे हैं जैसे लड़का का कटअप 75 है तो लड़की का कटअप होगा 55-60, लड़की का कटअप 55-60 होगा। मतलब 10 से 15 क्वेश्चन का अंतर होता है, 10 से 15 क्वेश्चन का अंतर होता है। तो वही 10 से 15 क्वेश्चन के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लड़कों को लगाना होगा, लड़कों को पूरा जी जान लगाना होगा। और लड़कियों की अगर हम बात करें तो क्लास में हम चांद बिंदु कोमा बोलेंगे ना, वो चांद बिंदु कोमा से लेकर के जो 25 गो टेस्ट होगा, इतना भी अगर आप लोग याद रख लीजिएगा ना, परीक्षा पास कर जाइएगा, समझे। लेकिन लड़कों के लिए थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाना होगा। ऐसे जितना बात इन लोगों को, सब चीज तो सबको सेम ही देंगे, लेकिन मेन आप लोगों को फोकस करना है क्लास की बात और टेस्ट। ये बात सिर्फ लड़की पे लागू होता। सबसे पहला प्रायोरिटी आपका होना चाहिए क्लास में जो भी हम बोलेंगे वो, जो भी हम पढ़ाएंगे वो, और टेस्ट। फिर तीसरा प्रायोरिटी में किसी भी चीज को रखना है। लेकिन लड़का इन दोनों को रखने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा जो देंगे, जैसे पिछले क्लास में एक भौगोलिक उपनाम दिए थे, उसको आप याद कर लीजिएगा, समझ गए। चलिए तो अब आ जाते हैं और देखिए एक साथ जो है पूरे पॉलिटी, पहला सिटिंग दूसरा सिटिंग, पूरे पॉलिटी के क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेते हैं, पूरे पॉलिटी के क्वेश्चन को डील हम लोग कर लेते हैं। बात समझे हो? इससे होगा क्या, पॉलिटी का एक पूरा कंसेप्ट आपके भीतर आ जाएगा। जैसे लास्ट क्लास में हम पढ़ाए थे तो आप पढ़े थे घर पे जाकर के, जिसके पास संस्थान का नोट था पॉलिटी का, वो भाग 1 पढ़े थे, सब चीज स्पष्ट हुआ था। या जिसके पास नहीं था, जो लूसेंट बुक बोले थे वो पढ़े थे, सब चीज स्पष्ट हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आ जाइए, तो हमको लगता है कि ज्यादा इधर उधर नहीं करना है। जैसे मान लिया जाए कि कोई बच्चा है यहां पर संस्थान में पढ़े हैं, संस्थान का सारा स्टडी मटेरियल आपके पास है, तो जो भी चैप्टर पढ़ेंगे संस्थान के स्टडी मटेरियल से उस चैप्टर को क्लियर कर लीजिएगा, या जो भी होमवर्क देंगे वहां से कर लीजिएगा, या न्यू स्टडी मटेरियल कुछ हम देंगे। और दूसरी बात यह है कि आपको जो होमवर्क देंगे ज्यादा इधर उधर काहे के लिए बुक बहुत ज्यादा, देखिए 72 बुक करने से अच्छा एक बुक को 72 बार कर ले। तो लूसेंट बुक को ही होमवर्क सब जो देंगे लूसेंटे से हम दे देंगे, ताकि बहुत ज्यादा आपको भटकने की जरूरत ना पड़े। तो थोड़ा बहुत वहां का जो अच्छा चीज है, देखिए जहां का जो अच्छा है वो अच्छा है, वहां से हमें करना है। तो लूसेंट से ही होमवर्क सब हम आपको लूसेंट से ही होमवर्क दे देंगे, क्या विचार ना? दूसरा बुक, अब क्या दूसरा बुक, यही ठीक है, हाँ वही ठीक रहेगा, क्या विचार, ठीक है ना विचार? अब आइए, होमवर्क वहां से जाएगा, क्लास हम अपना करवाएंगे। आइए अब, तो पूरा पॉलिटी को हम डील कर देते, क्या विचार ठीक है ना? अब पूरा पॉलिटी को डील करने के बाद जो है फिर ज्योग्राफी को डील करेंगे, फिर ज्योग्राफी को डील करने के बाद फिर हिस्ट्री को डील करेंगे, समझ गए? और उसके बाद एस्थेटिक पर आएंगे, और उसके बाद जो है फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, साइंस पर आएंगे, हर चीज पर आएंगे। और जो भी क्वेश्चन क्लियर करेंगे उसके आसपास के हर चीज को क्लियर करते हुए जाएंगे। देखिए, क्योंकि परीक्षा का जो पैटर्न रहा है, जैसे इस बार जो परीक्षा क्वेश्चन पूछा है उसी के इर्द गिर्द से क्वेश्चन उठाएगा, उसी के इर्द गिर्द से आगे क्वेश्चन उठाएगा। जैसे आपको पिछले बार जो है ये प्रश्न उठाया है, अगर इस प्रश्न के इर्द गिर्द से प्रश्न उठाएगा तो जो हम आपको पिछले क्लास में बताए थे वही उठाएगा, उससे बाहर नहीं उठाएगा, हम लिख करके दे सकते हैं, समझ गए? और कॉपी में जो है लिखते भी जाना है, समझे? लिखते भी जाना है। कॉपी का चीज जो है आपके लिए रामबाण होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, समझ गए? चलिए आइए, अब क्वेश्चन नंबर 12 डील करना दिए थे। अच्छा, एक आध को क्वेश्चन पूछे पिछले क्लास में जो बताएं। अच्छा बताइएगा, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन है, हां या ना? हां ना? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया।
इसके बाद बताइएगा, बिहार का विभाजन कर झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ है ना? अच्छा, भारत में किसी नए राज्य का निर्माण करना है तो कौन करता है? भारत की संसद करता, भारत की संसद करता। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? सुनिए गुरुजी लोग, सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार, इसको अंग्रेजी में कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। अब हल्ला नहीं, अब एकदम पूरा कॉन्सेंट्रेट हो जाइए, अब आ जाइए। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। देखिए, सरकार के कामकाज में, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता लाई जा सके, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता लाई जा सके, देश से भ्रष्टाचार को मिटाया जा सके, इसी को लेकर दो 2005 ईस्वी में केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा राइट टू इंफॉर्मेशन बिल लाया गया, सूचना का अधिकार बिल लाया गया, सूचना का अधिकार बिल या विधेयक लाया गया। और कोई भी बिल, कानून तब बनता है जब संसद उसे मंजूरी दे देता है, जब संसद उसे मंजूरी दे देता है। मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा, मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा मतलब जब यह बिल आया था तो उस समय देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, इसका मतलब यह है। मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा जब राइट टू इंफॉर्मेशन बिल लाया गया, उस बिल को भारत की संसद ने, उस बिल को भारत की संसद ने 12 मई 2005 को पारित किया। राइट टू इंफॉर्मेशन बिल को भारत की संसद ने, भारत की संसद ने का मतलब यहां पर समझना है लोकसभा और राज्यसभा ने, लोकसभा और राज्यसभा ने, लोकसभा और राज्यसभा ने इसे 12 मई 2005 को लोकसभा और राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया। 12 मई 2005 को राइट टू इंफॉर्मेशन बिल को लोकसभा और राज्यसभा ने पारित कर दिया। और जब किसी बिल को लोकसभा राज्यसभा पारित करता है तो उसके बाद वह बिल राष्ट्रपति के पास जाता है मंजूरी के लिए। इसके बाद यह बिल राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने इस बिल पर अपनी मंजूरी या स्वीकृति, राष्ट्रपति ने इस बिल पर अपनी मंजूरी या स्वीकृति 15 जून 2005 को दे दिया। 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने उस बिल पर स्वीकृति दे दिया। और इस समय देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनके द्वारा 15 जून 2005 को इस बिल को स्वीकृति दे दी गई। अर्थात लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों ने इस पर अपनी मंजूरी 15 जून 2005 तक दे दिया। आगे चलकर राइट टू इंफॉर्मेशन बिल जब कानून बन गया, जब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दिया तो वो कानून बन गया। कोई भी बिल तब कानून बनता है जब राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा द्वारा पारित हो जाता है और राष्ट्रपति उस पर अपना मंजूरी दे देता है। तो यह बिल कानून बन गया, यह बिल कानून बन गया। लेकिन यह आगे चलकर पूरे देश में लागू
12 अक्टूबर 2005 को हुआ। आगे चलकर यह बिल पूरे देश में लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005। 12 अक्टूबर 2005। तो यहां पर अब सुनिएगा, जैसे एक बात बताइए, केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370-35 को खत्म करने को लेकर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 लाया गया। लोकसभा ने, राज्यसभा ने और राष्ट्रपति ने। लोकसभा राज्यसभा 5 अगस्त 2019, 6 अगस्त 2019 और राष्ट्रपति ने 9 अगस्त 2019 को अपना मंजूरी दे दिया। लेकिन वह लागू कब हुआ? उसे लागू किया गया 31 अक्टूबर 2019 से। तो वैसे ही लोकसभा राज्यसभा ने राइट टू इंफॉर्मेशन बिल को पारित कर दिया 12 मई 2005 को। राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दिया 15 जून 2005 को और इसे लागू कर दिया गया पूरे देश में 12 अक्टूबर 2005 को। अब जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, पता है, यह हम लोगों का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है यह हमारा। और राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत, आर्टिकल 21 के तहत, आर्टिकल 21 के तहत हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है हमारा। और अगली बात आप यह जानिए कि जैसे मान लिया जाए यह पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र है, यहां से बीजेपी के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद है। हम उसके विषय में जानकारी ले सकते हैं कि हमारा जो उम्मीदवार है उसका चरित्र कैसा है, उसके इनकम के स्रोत क्या हैं, घोटालेबाज तो नहीं है। हम हर चीज ले सकते हैं उनके विषय में जानकारी। या केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा जो भी योजना चलाई गई है वह योजना सही रूप में क्रियान्वित हो रही है या नहीं हो रही है, उस योजना के अंतर्गत घोटाला हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इन तमाम बातों की जानकारी हम लोग ले सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि मोदी जी, एक न्यूज उभर करके सामने आ रहा है, जब कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी तो मोदी जी गए हुए थे बेंगलुरु, वहां पर किसी एक होटल में रुके थे, तो मोदी जी वहां का बिल पे नहीं किए। सूचना के अधिकार के अंतर्गत जो है कोई कर्नाटक का कांग्रेसी इस बात का उजागर किया कि मोदी जी बीजेपी के राज्य में जब फलना होटल में आए हुए थे तो बिल पे नहीं किए, 25 लाख का बिल था वो पे नहीं किए। तो ये कैसे सामने आ गया? राइट टू इंफॉर्मेशन के कारण सामने आ गया। मतलब कोई कांग्रेसी वहां पता किया होगा कि मोदी जी आए तो पैसा वैसा दिए कि नहीं दिए होटल में, तो जो है आपको जानकारी मिला, ये उभर करके सामने आया। जैसे आप परीक्षा देते हैं, आपको लगता है कि नहीं हम परीक्षा में तो पास थे, तो आपको अधिकार है कि आप जानकारी ले सकते हैं कि आखिरकार हम फेल कहां से हुए हैं। आरटीआई मार सकते हैं, आरटीआई मार सकते हैं, यही तो राइट टू इंफॉर्मेशन है। तो बड़ी अच्छा चीज है राइट टू इंफॉर्मेशन। तो राइट टू इंफॉर्मेशन में जानते हैं यहां पर 3 डेट याद रखना है। पहला डेट, संसद ने इसे पारित 12 मई 2005 को किया। राष्ट्रपति ने इस पर अपनी मंजूरी 15 जून 2005 को दिया। पूरे देश में राइट टू इंफॉर्मेशन कानून लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005। और राइट टू इंफॉर्मेशन हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत, आर्टिकल 21 के तहत। इतना बात आपको याद रखना है। अब आइए आंसर ढूंढते हैं। 15 जून 2005, 20 अप्रैल 2008, 19 मार्च 2005, 15 जून 2006 की क्या होगा बताइए? आंसर ए होगा? होगा ना? नीचे से लिखिए तुम। और देखिए ई जो क्वेश्चन डिस्कस करवाएंगे ना, ये आपके तैयारी का एक बेस बनेगा, एक आधार बनेगा। समझ गए बात को? ये आपके तैयारी का एक बेस और एक आधार बनेगा।
चलिए लिखिए गुरुजी लोग, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत सूचना का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत हमारा मौलिक अधिकार है नेक्स्ट पॉइंट, सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम ने, सूचना का अधिकार बिल, सूचना का अधिकार विधेयक, सूचना का अधिकार विधेयक, सूचना का अधिकार विधेयक को भारत की संसद ने, सूचना का अधिकार विधेयक को भारत की संसद ने 12 मई 2005 को पारित किया, 12 मई 2005 को पारित किया। फुल स्टॉप। उसी में राष्ट्रपति ने इस पर अपनी मंजूरी, राष्ट्रपति ने इस पर अपनी मंजूरी 15 जून 2005 को दिया। नेक्स्ट पॉइंट, सूचना का अधिकार अधिनियम, नेक्स्ट पॉइंट, सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम पूरे देश में पूरे देश में 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। बारह अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। चलिए, हो गया, क्लियर है ये बात? बताइए, सूचना का अधिकार हम लोगों का मौलिक अधिकार है। कौन अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद। संसद ने इसे पारित कब किया? संसद ने पारित कब किया? राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दिया? यह लागू कब हुआ है? 12 अक्टूबर 2000। क्लियर है ये बात? अब एक बात और जानिए, जब यह लागू हुआ था ना, तो पूरे देश में लागू हुआ था, लेकिन अपवाद स्वरूप जम्मू कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि उस समय जानते हैं जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था। वहां पर शासन प्रशासन भारत के संविधान के तहत नहीं चलाए जाते थे, बल्कि वहां पर जम्मू कश्मीर के अपने संविधान के तहत शासन प्रशासन चलाए जाते थे। जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान तब लागू हुआ जब जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 और 35 से समाप्त हो गया। अब वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू होता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट आइए, यहां पर देखिए, यहां पर क्या क्या क्लियर करेंगे जानते हैं? प्रोटेम स्पीकर के साथ साथ यहां पर लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, विधान परिषद के उपसभापति, सब बात यहां पर हम आपके साथ क्लियर कर देंगे। तो गौर फरमाइएगा, आइएगा यहां पर, फिर पढ़ाने लगेंगे तो ये सब बात हम नहीं बताएंगे। समझ गए? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर हर चीज क्लियर करेंगे। आइए अब आप, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर। आम चुनाव का मतलब क्या होता है जानते हैं? जब आम चुनाव लिखा हुआ रहे ना,
तो उसका मतलब समझना है आपको लोकसभा का चुनाव। जैसे अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इसी को हम लोग आम चुनाव भी कह सकते हैं, इसी को हम लोग आम चुनाव भी कह सकते हैं। तो आम चुनाव का ये, लोकसभा का चुनाव का ये बात बराबर है। अब देखिए आप, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर, यानी लोकसभा चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होता है। अब इसका क्या होगा उत्तर, इसका जो भी उत्तर हो, देखिए सुनिए समझिए। लोकसभा की अगर आप बात करेंगे तो भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 81। और अनुच्छेद 81 की अगर आप बात करेंगे तो अनुच्छेद 81 यह कहता है कि भारत की संसद का एक सदन लोकसभा होगा। अनुच्छेद 81 यह कहता है भारत की संसद का एक सदन क्या होगा, लोकसभा। भारत की संसद का एक सदन लोकसभा होगा। लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य हो सकता है। वर्तमान परिदृश्य में जो भी बात कर रहे हैं हम वर्तमान परिदृश्य में बात कर रहे हैं। लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य हो सकता है, जबकि वर्तमान में लोकसभा में 543 सीट है। कितना है, 543। लोकसभा में जो 543 सीट है, इस 543 के 543 सीट के लिए चुनाव होते हैं। 543 के 543 सीट के लिए चुनाव होते हैं। अभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो लोकसभा के जो 543 सीट है उसी के लिए अभी चुनाव हो रहा है। लोकसभा का जो 543 सीट है उसी के लिए अभी चुनाव हो रहा है। लोकसभा के 543 सीट के लिए चुनाव हो रहा है। और लोकसभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। और लोकसभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के तहत होता है। लोकसभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के तहत होता है। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के तहत होता है। अब आपके मन में आएगा फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम क्या है। देखिए, यह चुनाव की एक प्रणाली है, यह चुनाव का एक तरीका है। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम वैसी निर्वाचन प्रणाली या वैसी चुनाव प्रणाली, वैसी निर्वाचन प्रणाली या वैसी चुनाव प्रणाली जिस चुनाव प्रणाली या जिस निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत वैसे उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाता है जो उम्मीदवार कुल पड़े वेद मतों का नहीं, सॉरी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम वैसी चुनाव प्रणाली जिसके अंतर्गत वैसे उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है जिसे सबसे अधिक मत प्राप्त हुआ है। एक बार फिर से इस बात को सुनिएगा, वैसी निर्वाचन प्रणाली जिसमें वैसे उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है जो सबसे अधिक मत प्राप्त करता है, जो सर्वाधिक मत प्राप्त करता है, जो सबसे अधिक मत प्राप्त करता है, जो सर्वाधिक मत प्राप्त करता है, जो सबसे अधिक या जो सबसे सर्वाधिक मत प्राप्त करता है उसे अगर विजेता घोषित किया जाता है तो वही फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम होता है। और लोकसभा के चुनाव में तो यही होता है। लोकसभा के चुनाव में जब मतगणना होती है तो यह देखा जाता है 10 उम्मीदवार है, 10 उम्मीदवार में देखा जाता है सबसे ज्यादा मत किसको मिला है। जिस भी उम्मीदवार को सबसे ज्यादा मत मिलता है उसी उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाता है, उसी उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाता है। यही फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम है। अब लोकसभा का क्या है या राज्यसभा या विधानसभा या विधान परिषद का क्या है, तो इन सभी सदनों का यह है कि मान लिया जाए कि कोई भी व्यक्ति
मान लिया जाए कि पवन सिंह अभी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र से, मान लिया जाए कि वो जीत गए, तो जब वो लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेंगे तो उससे पहले उनको शपथ लेना पड़ेगा। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के बाद आपको शपथ लेना पड़ता है, ऑथ लेना पड़ता है, और शपथ लेने के बाद ही आप लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। अगर बिना शपथ का आप लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेते हैं तो आपको जुर्माना लग जाएगा। अगर पवन सिंह चुनाव जीत गया, अब बिना शपथ ग्रहण का लोकसभा का कार्यवाही में भाग लेने लगा, तो जितना दिन वो भाग लेगा उतना 500 रुपया लगेगा। एक दिन भाग लेगा 500 रुपया, 2 दिन भाग लेगा 1000, 3 दिन भाग लेगा 1500, 4 दिन भाग लेगा 2000, 5 दिन भाग लेगा 2500 रुपया। तो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के बाद उसे शपथ लेना पड़ता है, और शपथ ग्रहण के बाद ही वह लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, नहीं तो उसे जुर्माना देना पड़ता है प्रतिदिन 500 के हिसाब से। तो अब लोकसभा का जब चुनाव होता है तो लोकसभा के जो नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी लोकसभा के जो नए चुने गए सदस्य होते हैं, लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। और प्रोटेम स्पीकर का पद सामान्य तौर पर तब चर्चा में रहता है जब लोकसभा का चुनाव होता है या जब राज्य में विधानसभा का चुनाव होता है। जब देश में लोकसभा का चुनाव और राज्य में विधानसभा का चुनाव हो, जब देश में लोकसभा का चुनाव और किसी भी राज्य में विधानसभा का चुनाव हो, तो चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर का पद चर्चा में होता है। तो लोकसभा के जो नए चुने हुए सदस्य होंगे, मतलब अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, 6 चरण हो गया है, 7वां चरण 1 जून को होना है। 4 जून को रिजल्ट आएगा। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो 543 के 543 लोकसभा सदस्य चुन लिए जाएंगे। तो 4 जून को जब रिजल्ट आएगा उसमें 543 के 543 लोकसभा सदस्य जो चुन लिए जाएंगे, उन चुने हुए सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए ही प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। चुने हुए सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए ही प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। अब सवाल यह उठता है कि किसे प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त किया जाता है। तो देखिए होता क्या है, लोकसभा के जो नवनिर्वाचित 543 को सदस्य हैं, लोकसभा के जो नवनिर्वाचित 543 को सदस्य हैं, उस 543 सदस्य में से यह देखा जाता है कि इन 543 सदस्यों में से सबसे वरिष्ठतम कौन है, सबसे वरिष्ठतम कौन है, सबसे वरिष्ठतम कौन है, और जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होगा उसी को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। मतलब जो 543 को लोकसभा का नया चुना गया सदस्य है, उसी में से देखा जाएगा कि सबसे वरिष्ठतम सदस्य कौन है, और उसी में से सबसे वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। प्रोटेम स्पीकर के तौर पर भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, और प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त करेंगे। अब सवाल ये यहां पर यह उठता है, एक कंफ्यूजन होता है कि वरिष्ठता में उम्र को देखा जाता है। नहीं, वरिष्ठता में उम्र को नहीं देखा जाता है, बल्कि वरिष्ठता में यह देखा जाता है कि 543 सदस्यों में से कौन सदस्य ज्यादा बार लोकसभा का सदस्य बना है। अब कोई है 1 बार लोकसभा का सदस्य बना है, कोई है 2 बार लोकसभा का सदस्य बना है, कोई है 3 बार लोकसभा का सदस्य बना है, कोई है 4 बार लोकसभा का सदस्य बना है, कोई है 8 बार लोकसभा का सदस्य बना है।
तो जो सबसे अधिक बार लोकसभा का सदस्य बना है वही सबसे वरिष्ठतम सदस्य होगा, वही सबसे वरिष्ठतम सदस्य होगा, और उसे ही प्रोटेम स्पीकर के तौर पर भारत के राष्ट्रपति नियुक्त कर देते हैं। और प्रोटेम स्पीकर जो व्यक्ति नियुक्त होता है वह लोकसभा के अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है। जो व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर नियुक्त होता है, और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति, जो व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर नियुक्त होते हैं वो अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है। अन्य सदस्य शपथ ग्रहण करते हैं। अन्य सदस्य शपथ ग्रहण करने के बाद लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने लगते हैं। जब लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य शपथ ग्रहण करने के बाद लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने लगते हैं, तो अब लोकसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुन लेते हैं। एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुन लेते हैं। एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुन लेते हैं। एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुन लेते हैं। और जैसे ही लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है वैसे ही प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। हो सकता है प्रोटेम स्पीकर एक दिन में भी प्रोटेम स्पीकर को अपना पद छोड़ना पड़े, या 14 दिन में भी, या 1 माह में भी। प्रोटेम स्पीकर का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। अब यहां पर एक बात और, जैसे मान लिया जाए अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया जाए, एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको, मान लिया जाए 2 गठबंधन है, एक एनडीए गठबंधन है, दूसरा इंडिया गठबंधन है। मान लिया जाए बहुमत इंडिया गठबंधन को मिला, मतलब कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को बहुमत मिला, तो इंडिया गठबंधन की सरकार के द्वारा जब प्रोटेम स्पीकर का नाम आगे किया जाएगा तो वो तो अपने सदस्यों में से देखेगा सबसे वरिष्ठतम कौन है। ऐसा थोड़े है कि मान लिया जाए कि एनडीए का कोई नेता है, वो लगातार 8 बार बना है, इंडिया गठबंधन का कोई नेता वो 6 बार बना है। तो अब यहां पर इंडिया गठबंधन वाला एनडीए गठबंधन के वे सदस्य जो 8 बार बने हैं उन्हें नहीं कहेंगे ना, ये नहीं, ये हमारा गठबंधन का थोड़े, हम इसको बनाएंगे। लेकिन आमतौर पर जो है, आमतौर पर हम इस ऑप्शन को क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं, लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होगा, इस ऑप्शन को क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ समझ रहे हैं? ये उत्तर नहीं होगा। बहुत विद्यार्थी के दिमाग में जा रहा होगा कि उत्तर डी होगा, तो इसी बात को हम क्लियर करना चाह रहे हैं। डी उत्तर नहीं होगा, बल्कि इसका सही उत्तर क्या होगा? बी। क्या होगा? बात क्लियर है? अब यहां पर, अब देखिए यहां पर 16 गो अनुच्छेद क्लियर करेंगे। 16, 1 पर 6, 16 गो अनुच्छेद क्लियर करेंगे और एक साथ 16 अनुच्छेद क्लियर करेंगे। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी का ये 16 अनुच्छेद बड़ी फेवरेट अनुच्छेद है। आप बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिए, वहां पर भी इन अनुच्छेदों से संबंधित प्रश्न मिल जाएंगे। आप बिहार पुलिस का क्वेश्चन या बिहार दरोगा का क्वेश्चन पलट करके देखिए, क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा, वहां पर भी ये सब चीज जो है आपको मिल जाएगा। टोटल 16 अनुच्छेद आपको यहां पर क्लियर करने जा रहे हैं, और गौर फरमाइएगा, और साथ ही साथ जो है प्रयास कीजिएगा लिखते भी जाने का। और नहीं लिख पाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो हम लिखा ही देंगे, लेकिन ज्यादा प्रयास करना है समझने के ऊपर। ज्यादा प्रयास किस बात पर करना है? समझने के ऊपर। देखिए, अब प्रोटेम स्पीकर को जाने हैं तो और सब चीज को जान लीजिए, यहां पर ज्यादा बेटर होगा। देखिए समझिएगा, आपको केंद्रीय स्तर पर संसद का एक सदन लोकसभा है और संसद का एक सदन राज्यसभा है। राज्य स्तर पर विधानमंडल का एक सदन विधानसभा है और दूसरा सदन विधान परिषद है।
दूसरा सदन विधान परिषद है, दूसरा सदन विधान परिषद है। अब देखिए इन सदनों में, जैसे एक बात बताइए, जब आप 1 to 10 में पढ़ते होंगे, क्लास पर नियंत्रण पाने के लिए क्लास का एक मॉनिटर बनाया जाता है। क्लास का मॉनिटर क्लास के ही सदस्यों में से किसी एक को बनाया जाता है, हाँ या ना? वैसे ही लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद को संचालित करने के लिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद को संचालित करने के लिए लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति उपसभापति, विधानसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान परिषद में सभापति उपसभापति होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोकसभा के कार्यों को संचालित करता है, उसे नियंत्रित करता है। राज्यसभा के सभापति उपसभापति राज्यसभा के कार्यों को संचालित करता है, उसे नियंत्रित करता है। विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष विधानसभा के कार्यों को संचालित करता है, उसे नियंत्रित करता है। विधान परिषद का सभापति उपसभापति उसे संचालित करता है, उसे नियंत्रित करता है। अब देखिएगा, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 89। अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 89 क्या कहता है? अनुच्छेद 89 यह कहता है कि राज्यसभा का एक सभापति होगा और एक उपसभापति होगा। राज्यसभा का सभापति और एक उपसभापति होगा। अनुच्छेद 89 यह कहता है कि राज्यसभा का एक सभापति और एक उपसभापति होगा। अब देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 को पढ़िए, यहीं पर लगे हाथ आप एक और अनुच्छेद को पढ़ लीजिए, अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 क्या कहता है जानते हैं? अनुच्छेद 64 यह कहता है कि उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 64 यह कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। मतलब जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति भी होगा। जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति भी होगा। जैसे मान लिया जाए एक एग्जाम्पल, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से इस लाइन को सुनिए। अनुच्छेद 64 यह कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा? पदेन। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का होगा पदेन, मतलब जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य, मतलब राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका सभापतित्व उसके सदस्य नहीं करते हैं। राज्यसभा एक ऐसा सदन है, गौर फरमाइएगा आप इस बात पे, राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका सभापतित्व उसके सदस्य नहीं करते। राज्यसभा का सभापतित्व कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। जानते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, गौर कीजिएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है अर्थात उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है जिसमें लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं।
तो उपराष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं, वे राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। मतलब राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका सभापतित्व उसके सदस्य नहीं करते। आपसे पूछा जाता है, बाद बाकी जो है, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष था, लोकसभा का सदस्य करेगा, विधानसभा की अध्यक्षता विधानसभा का सदस्य करेगा, विधान परिषद की अध्यक्षता विधान परिषद का सदस्य करेगा। लेकिन राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका सभापतित्व उसके सदस्य बात समझे गुरुजी लोग? क्लियर है ये बात? चलिए, तो अब एक बात तो स्पष्ट हुआ कि राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका सभापतित्व उसके सदस्य। दूसरी बात, उपसभापति की अगर हम लोग बात करें तो राज्यसभा का उपसभापति वही बन सकता है जो राज्यसभा का सदस्य है। राज्यसभा का उपसभापति वही बन सकता है जो राज्यसभा का सदस्य। राज्यसभा के सदस्य ही अपने सदस्यों में से साधारण बहुमत के आधार पर एक उपसभापति चुनते हैं। क्लियर है ये बात? चलिए, तो अनुच्छेद 89 यही कहता है राज्यसभा का एक सभापति और एक उपसभापति होगा। सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका सभापति तो उसके सदस्य नहीं करते हैं। उपसभापति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। इसके अलावे अब देखिए, राज्यसभा का सभापति तो सभापति करता है, अगर सभापति ना हो तब उपसभापति करता है। अगर सभापति और उपसभापति दोनों नहीं हो, अगर सभापति और उपसभापति दोनों नहीं हो, इस कंडीशन में उपसभापति का एक पैनल बनाया जाता है। उपसभापति का एक पैनल बनाया जाता है जिस पैनल में 6 सदस्य होते हैं। जब सभापति और उपसभापति दोनों ना हो तो उपसभापति का जो पैनल होता है उस पैनल में जो 6 सदस्य होता है, और उस पैनल में 6 सदस्य राज्यसभा के ही सदस्यों में से ही होते हैं। वही 6 सदस्यों में से कोई भी एक सभापतित्व करेगा। मतलब सभापति और उपसभापति के नहीं रहने पर उपसभापति के पैनल के 6 सदस्यों में से कोई भी एक सदस्य राज्यसभा का सभापतित्व करेगा। समझे बात को? चलिए, इसके बाद अनुच्छेद 89 के बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 90। अनुच्छेद 90 हमें उपसभापति के पद रिक्त होने के विषय में बतलाता है। अनुच्छेद 90 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 90 हमें सिर्फ उपसभापति, सभापति नहीं, सिर्फ उपसभापति के पद रिक्त होने, पद खाली होने, रिक्त होने यानी खाली होने, पद रिक्त होने के विषय में बतलाता है। अब उपसभापति का पद कैसे कैसे रिक्त हो सकता है? पहला, अगर उपसभापति का पद पर रहते हुए निधन हो गया तब पद रिक्त होगा। दूसरा, अगर उपसभापति त्यागपत्र दे देता है तब पद रिक्त होगा। अब सवाल यह उठता है कि उपसभापति अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है, लेकिन सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को नहीं देता है, बल्कि सभापति अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति न होता है, तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। सभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति। सभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। लेकिन उपसभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति अपना त्यागपत्र और सभापति अपना त्यागपत्र। क्लियर है ना ये बात? चलिए, तो मृत्यु होने पर, पद त्याग होने पर, फिर अगर
राज्यसभा उपसभापति को पद से हटाने के लिए साधारण बहुमत से संकल्प पारित करता है, तो इस कंडीशन में उपसभापति को अपने पद से हटना होगा। और एक बात और यहां पर जान लीजिए, सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत राज्यसभा ही करता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत कौन करता है? कौन करता है? राज्यसभा। लेकिन राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत दोनों में से कोई भी सदन कर सकता है, लोकसभा भी कर सकता है या राज्यसभा भी कर सकता है। अनुच्छेद 90 के बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 91। अनुच्छेद 91 की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उनके कार्य अधिकार शक्ति, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उनको कुछ अधिकार होता है, उनको कुछ पावर होता है, उनके कार्य अधिकार शक्ति। और दूसरी बात, राज्यसभा के सभापति के तौर पर उपसभापति काम करे या अन्य कोई भी व्यक्ति काम करे, उसको वही पावर मिलता है जो एक सभापति को पावर मिलता है। यही बात अनुच्छेद 91 में है। तो अनुच्छेद 91 राज्यसभा के सभापति के कार्य अधिकार शक्ति के विषय में बतलाता है। सभापति के तौर पर उपसभापति काम करे या अन्य कोई भी काम करे, सभी को वही कार्य अधिकार शक्ति प्राप्त होता है। इसके बाद अनुच्छेद 92। अनुच्छेद 92 क्या कहता है समझिएगा। अनुच्छेद 92 यह कहता है कि अनुच्छेद 92 यह कहता है कि अनुच्छेद 92 यह कहता है कि अगर राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प या प्रस्ताव आया हो तो उस कंडीशन में वह सभापतित्व या उपसभापतित्व नहीं कर सकेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, मान लिया जाए कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ हैं। श्री जगदीप धनखड़ जी को पद से हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया है। तो उस कंडीशन में श्री जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा का सभापतित्व नहीं कर सकेंगे। श्री जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा का सभापतित्व नहीं कर सकेंगे। अगर मान लिया जाए कि जगदीप धनखड़ जी पर को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया है, वही सभापतित्व कर रहे हैं, तो वो निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। वो निर्णय को प्रभावित ये कर सकते हैं कि वो अपने पक्ष में निर्णय ले ले। कोई अपने दही को खट्टा कहता है, तो उसको पद से हटाने का प्रक्रिया लाया गया है। वो अपने से कहेगा कि नहीं हम गलत हैं, हाँ हमको पद से हटा दीजिए। वो तो कहेगा हम सही हैं, हम पद से नहीं हटेंगे। समझ रहे हैं? तो अनुच्छेद 92 यह कहता है कि अगर राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प लाया गया हो या वो संकल्प या प्रस्ताव विचाराधीन हो, तो सभापति और उपसभापति पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं करेंगे। मतलब सभापति सभापतित्व तो नहीं कर सकेंगे, उपसभापति उपसभापतित्व तो नहीं कर सकेंगे। यही बात कहता है अनुच्छेद 92। क्लियर हुआ हो हीरो साहब? क्लियर है ना ये बात? अब आइए, अगर ये 4 गो अनुच्छेद क्लियर हो गया तो बाद बाकी 12 अनुच्छेद क्लियर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ये 4 गो क्लियर नहीं हुआ तो दिक्कत हो सकता है। अब लोकसभा, अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 93 यह कहता है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 93 यह कहता है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 93 यह कहता है लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक बात समझे? अनुच्छेद 93 क्या कहता है? लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक। क्लियर है ये बात?
चलिए अब यहां पर जानिए, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वही हो सकता है जो लोकसभा का सदस्य है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों वही हो सकता है जो लोकसभा का सदस्य है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वही हो सकता है जो लोकसभा का सदस्य है। और लोकसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को साधारण बहुमत के आधार पर चुनते हैं। इसके अलावे लोकसभा के अध्यक्ष का एक पैनल होता है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावे लोकसभा के अध्यक्ष का एक पैनल होता है। लोकसभा के अध्यक्ष का एक पैनल होता है और उसमें भी संभवतः लोकसभा के 6 वरिष्ठतम सदस्य होते हैं। लोकसभा के 6 वरिष्ठतम सदस्य होते हैं उस पैनल में। अब देखिए, लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगर अध्यक्ष नहीं होते हैं तब उपाध्यक्ष करते हैं। अगर लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं हो तब लोकसभा के अध्यक्ष पैनल का जो सदस्य होता है उसी में से कोई एक करता है। उसी में से कोई एक करता है। यह आपके बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह आपके बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अगर लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों ना हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष के पैनल के सदस्यों में से कोई एक सदस्य करेगा। यह आपके बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। समझ गई ये बात? और एक बात जान लीजिए, जैसे होता क्या है, मंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए ही जरूरी ना है कि वो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो। प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य भी बन सकता है, राज्यसभा का सदस्य भी। मंत्री लोकसभा का सदस्य भी बनता है, राज्यसभा का सदस्य भी। और अगर कोई व्यक्ति किसी सदन का सदस्य नहीं है तब पर भी प्रधानमंत्री मंत्री बन सकता है। लेकिन 6 माह के भीतर दोनों में से किसी भी एक सदन की सदस्यता लेना आवश्यक है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष में ऐसा नहीं होता है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वही बन सकता है जो लोकसभा का सदस्य है। यहां पर ऐसा न है कि पहले हम लोकसभा का अध्यक्ष बन जाएंगे और तब 6 माह के बाद लोकसभा का सदस्य बनेंगे। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात। बल्कि लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष वही बन सकता है जो लोकसभा का सदस्य। क्लियर है बात? कोई दिक्कत, कष्ट, आपत्ति नहीं ना? चलिए इसके बाद आगे अनुच्छेद 94। अनुच्छेद 94 यह कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद किन किन स्थितियों में रिक्त होते हैं। तो एक तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद पर रहते हुए मृत्यु होने से पद रिक्त होता है। दूसरा, त्यागपत्र देने से। तीसरा, अगर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए लोकसभा में संकल्प लाया जाता है तब इस स्थिति में उसका पद रिक्त होता है। तो ये तमाम स्थितियां हैं जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है। अब यहां पर लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। यह बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो आंसर हो जाएगा उपाध्यक्ष। तो देखिए गुरुजी लोग सुनिएगा, गुरुजी लोग सुनिएगा 1 मिनट। क्या सुनिएगा आप? देखिए बिहार एसआई क्या पूछ रहा है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे रहा है। और बिहार पुलिस क्या पूछ रहा है, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो तो तब लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा। दोनों में से कौन क्वेश्चन टॉप है? बिहार पुलिस वाला क्वेश्चन टॉप है, समझे। लेकिन हां एक बात जानिए, बिहार पुलिस में जो लास्ट परीक्षा हुआ है उसमें तो हमको टफनेस नहीं लगा। इसके पहले के परीक्षा के प्रश्न जो है थोड़ा उलझे हुए होते थे,
लेकिन जो लास्ट परीक्षा हुआ है उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमको तो टपने लगा, हमको तो अपने सेगमेंट में हमको टपने लगा है। विद्यार्थी भी बना सकता है, समझे, हम विद्यार्थी के दृष्टिकोण से सोचे हैं, समझे। बस यही है, छोटी छोटी बातों की जानकारी एकदम होनी चाहिए और एकदम यानी आपके दिमाग में पत्थर की तरह बैठा हुआ होना चाहिए। हाँ 12 अक्टूबर 2005 होगा तो होगा, कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, समझे। अनुच्छेद 94 हो गया। इसके बाद अनुच्छेद 95। अनुच्छेद 95 हम लोग कह सकते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य अधिकार शक्ति, या अध्यक्ष के तौर पर काम उपाध्यक्ष करे तो उपाध्यक्ष के कार्य अधिकार शक्ति, या कोई भी अन्य व्यक्ति काम करे तो उसके कार्य अधिकार शक्ति के विषय में जानकारी अनुच्छेद 95 देता है। फिर अनुच्छेद 96। अनुच्छेद 96 की अगर हम बात करें तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 96 है, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 96 है, अनुच्छेद 96 यह कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव या संकल्प अगर लाया गया हो तो वह पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं कर सकेगा। मतलब जैसे वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला, ओम बिरला को पद से हटाने का संकल्प लोकसभा में लाया गया है, तो क्या ओम बिरला लोकसभा की अध्यक्षता कर पाएंगे? नहीं, ओम बिरला लोकसभा की अध्यक्षता नहीं कर पाएंगे। तो अगर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने संबंधी संकल्प लाया गया हो तो फिर वह पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं कर सकेंगे। यह बात कहता है अनुच्छेद 96। बात समझे गुरुजी लोग? इसके बाद आगे विधानसभा और विधान परिषद। अनुच्छेद 178 यह कहता है विधानसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। विधानसभा में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा, और विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वही हो सकता है जो विधानसभा का सदस्य है, जो विधानसभा का सदस्य है वही विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने के विषय में बतलाता है कि विधानसभा के अध्यक्ष का पद कैसे रिक्त होता है, उपाध्यक्ष का पद कैसे रिक्त होता है। इस विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 179 देता है। तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद भी उसी तरीका से रिक्त होता है जैसे पद पर रहते हुए मृत्यु हो गया, या ये त्याग पत्र दे दिए, या इन्हें पद से हटाने का संकल्प पारित कर दिया गया। और विधानसभा कि अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को और अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। इसके बाद आगे है अनुच्छेद 180 विधानसभा के अध्यक्ष के कार्य अधिकार शक्ति, या अध्यक्ष के तौर पर उपाध्यक्ष काम करे तो उसके कार्य अधिकार शक्ति, या अन्य कोई सदस्य काम करे तो उसके कार्य अधिकार शक्ति के विषय में जानकारी अनुच्छेद 180 देता है। फिर अनुच्छेद 181 यह कहता है कि अगर विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने संबंधी संकल्प लाया गया हो तो वह पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं कर सकेगा। जैसे वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्री नंदकिशोर यादव जी हैं, अगर उनको पद से हटाने का संकल्प बिहार विधानसभा में आया है तो वो विधानसभा की अध्यक्षता नहीं कर सकेंगे। ये हो गई। फिर विधान परिषद अनुच्छेद 182 यह कहता है कि विधान परिषद में एक सभापति और एक उपसभापति होगा, और विधान परिषद में सभापति उपसभापति वही होता है जो विधान परिषद का सदस्य होता है। फिर 183 विधान परिषद के सभापति उपसभापति के पद रिक्त होने के विषय में बतलाता है, और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के पद रिक्त होने के विषय में अनुच्छेद 183 बतलाता है। और इसका भी पद पर रहते हुए मृत्यु होने पर, त्यागपत्र देने पर, या पद से हटाने संबंधी संकल्प पारित होने पर। और विधान परिषद के सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को और उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देते हैं। फिर इसके बाद 184 विधान परिषद के सभापति के कार्य अधिकार शक्ति, या सभापति के तौर पर उपसभापति काम करे तो उसके कार्य अधिकार शक्ति, या अन्य जो भी व्यक्ति काम करे उसके कार्य अधिकार शक्ति के विषय में 184 बतलाता है। और फिर 185 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 185
यह कहता है कि अगर विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को पद से हटाने संबंधी संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं कर सकेगा। पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं कर सकेगा। एक साथ बताइए, 15, 16, 17 अनुच्छेद बताएं। 4 चौके 16, एगो अनुच्छेद 64, 17 अनुच्छेद बताएं। 395 में से 17 गो महत्वपूर्ण अनुच्छेद बतला दिए हैं। और देखिए, पढ़ाते पढ़ाते आपको इंडियन पॉलिटी का जितना महत्वपूर्ण चैप्टर है, देखिए इंडियन पॉलिटी का महत्वपूर्ण 3 चैप्टर मेरे दृष्टिकोण में, अनुच्छेद अप्रोक्स में 200 के आसपास, संविधान संशोधन, संघ का शासन, ये 3 चैप्टर अगर पढ़ लिए ना, आपका काम क्लियर। और अगर याद रख लिए, पढ़ लिए ना, पढ़ने के साथ साथ कंसेप्चुअली दिमाग में याद रख लिए, तब क्लियर। देखिए हम इसको कैसे, एगो हम याद कर लिए, बाद बाकी को बैठा दिए। इसमें क्या है, कुछ है थोड़ा सा। अगर आपके पास कॉमन सेंस हो तो 4 गो अनुच्छेद को याद रख करके 16 अनुच्छेद को आप याद रख सकते, नहीं रख सकते हैं। शुरू में एगो कोई 4 गो याद रख लीजिए, बाद बाकी उसी पर सबको बैठा दीजिए। कुछ है जी इसमें। 16-17 अनुच्छेद बताए हैं और बहुत कुछ यहां पर डील किए हैं। और ये जो बता रहे हैं, जितना भी चीज डिस्कस किए हैं ना, संघ के शासन का डिस्कस किए हैं, समझ गए, संघ के शासन का डिस्कस किए हैं। क्लियर है? तो चलिए आइए एक बार इसको याद कर लेते हैं, फिर जो है लिख लीजिएगा। लिखे हैं आप लोग अपने मन से? नहीं लिखे हैं तो थोड़ा थोड़ा लिख लीजिएगा, समझे? आइए आइए हीरो सब, फटाफट जवाब दीजिए। तो राज्यसभा का एक सभापति उपसभापति होगा, कौन अनुच्छेद का? अनुच्छेद। कौन ऐसा सदन है जिसका सभापति तो उसके सदस्य नहीं करते? आए राज्यसभा ना। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे बताइएगा, राज्यसभा का सभापति तो उपराष्ट्रपति न करते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं ना होता है। उपराष्ट्रपति निर्वाचित ना होता है। उसके निर्वाचन में कौन भाग लेता है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा के कौन भाग लेता है? लोकसभा और राज्यसभा के, लोकसभा और राज्यसभा के। इसके बाद आगे बतलाइएगा, उपसभापति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है ना वो। चलिए इसके बाद कौन अनुच्छेद यह कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? आए कौन अनुच्छेद यह कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति? आए आगे, उपसभापति के पद रिक्त होने के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद? आए उपसभापति अपना त्यागपत्र किसे देता? सभापति अपना त्यागपत्र किसे देता? राष्ट्रपति को ना। आगे, सभापति के कार्य अधिकार शक्ति के विषय में जानकारी। और कौन अनुच्छेद यह कहता है कि सभापति और उपसभापति को पद से हटाने संबंधी संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं करेगा? कौन अनुच्छेद कहता है? कौन अनुच्छेद कहता है? ये बिहार एक्साइज एसआई 126 पोस्ट प्रीलिम्स का पूछा हुआ है, अनुच्छेद 92। ठीक है, इसके बाद कौन अनुच्छेद कहता है लोकसभा का एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष होगा? आए 93 ना। लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष वही ना बन सकता है जो लोकसभा का सदस्य है। आया ना। आगे, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्ति के विषय में जानकारी। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे? आए अच्छा एक बात बताइए, लोकसभा का अध्यक्ष ना हो तो अध्यक्षता कौन करेगा? अगर उपाध्यक्ष ना हो तो आए कौन करेगा? आए एक मिनट रुकिए। हेलो, हाँ नमस्कार। ठीक है, हम थोड़ा देर में, आधा घंटा बाद हम आपको कॉल करते हैं, अभी क्लास में थोड़ा। ठीक ठीक, चलिए आइए। क्या बोल रहे थे? हाँ, अध्यक्ष ना हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करे? अगर वो भी ना हो तो लोकसभा के अध्यक्ष का जो पैनल होता है उसके सदस्यों में से कोई। क्लियर है ये बात? आगे,
लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य अधिकार शक्ति। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने संबंधी संकल्प अगर विचाराधीन हो तो वह पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं करेगा। कौन अनुच्छेद का आए 96 ना। चलिए, विधानसभा का एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष होगा। आए विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने के विषय में जानकारी। विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? चलिए, विधानसभा के अध्यक्ष के कार्य अधिकार शक्ति। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने संबंधी संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं करेगा। कौन अनुच्छेद 181। विधान परिषद में एक सभापति एक उपसभापति होगा। कौन अनुच्छेद आए 182। और सभापति उपसभापति के पद रिक्त होने के विषय में जानकारी। विधान परिषद का सभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपसभापति को। उपसभापति अपना, और विधान परिषद के अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति उपसभापति के कार्य अधिकार शक्ति के विषय में जानकारी। और अगर विधान परिषद के सभापति उपसभापति को पद से हटाने संबंधी संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं करेगा। कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 100। क्लियर है बात गुरुजी लोग? चलिए आगे बढ़े ना। अब लिखाना पड़ेगा, है बहुत लिखाना पड़ेगा। लिख लिए आए? लिखाना पड़ेगा, हाथ खड़ा कीजिए। लिखाना पड़ेगा। अच्छा सुनिए, सुनिए ना, वीडियो तो एप्लीकेशन पर ये वाला फ्री है ना है, अगले लिखाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जा रहा है। सुनिए ना, तो हम जो है एक लड़का को नियुक्त करते हैं यहां पर, ठीक है, और वो जो है लिख करके लिखा हुआ है, फोटो खींच करके हमको भेज दीजिएगा तो ठीक है। तो वो तो लिखा हुआ मेरे पास भी है। ऐसा करते हैं हम पीडीएफ भेज देंगे, आप टेलीग्राम पे पीडीएफ भेज देंगे, लिख लीजिएगा। क्या विचार? आगे बढ़े ना। चलिए, एक लड़का को नियुक्त कर लेते हैं, क्लास में जितना होगा उल्लेख करके टेलीग्राम पे भेज देगा, आप लोग अपना निकाल करके पढ़ लीजिएगा या कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। क्या विचार? देखिए क्वेश्चन ये था, इसमें कितना कुछ क्लियर हुआ है, लगभग कम से कम 17 अनुच्छेद और फिर 15-20 फैक्ट कंसेप्ट, सब चीज स्पष्ट हुआ है ना। चलिए आगे आइए, चलिए आगे आइए। भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? सुनिए गुरुजी लोग, गुरुजी लोग सुनिए, देखिए सबसे पहले 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने भारत के संविधान का विचार दिया, बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन बाल गंगाधर तिलक तो ऑप्शन में है नहीं। आगे चलकर 1922 में महात्मा गांधी ने यह कहा, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। आगे चलकर 1934 ईस्वी में भारत के संविधान का विचार एम.एन. रॉय ने दिया। एम.एन. रॉय ने, तो एम.एन. रॉय ने भारत के संविधान का विचार वर्ष 1934 ईस्वी में दिया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे, आंसर हो जाएगा सी, एम.एन. रॉय। और देखिए आप इस चीज पे मत जाइएगा कि एक दिन में 5 क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, 10 हुआ है, नहीं, कंसेप्ट पर जाइएगा, कितना कुछ हो रहा है। और इसी हम प्लान क्या बनाए हैं पता है, स्पष्ट कर देते हैं, ऐसे स्पष्ट नहीं करना चाह रहे थे। मतलब क्वेश्चन बैंक के आधार पर ही सिलेबस को डिस्कस कर दे पूरा, समझ गए। और क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछ दिया है उसी के इर्द गिर्द आएगा, आप इतना बात जान लीजिए, उससे बाहर नहीं जाएगा, यही हमारा प्लान है। तब ना एक क्वेश्चन पर इतना चीज बता रहे हैं, तो ये सब आपका सिलेबस हो रहा है, समझे। आप ई भरम में मत रहिएगा क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है। क्वेश्चन डिस्कस तो एक बहाना है कि मतलब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके थ्रू तैयारी कीजिएगा ना, तो हमको लगता है बड़ी बेहतर होगा, समझे बात को। चलिए,
तो अब यहां पर संविधान सभा के विषय में जानते हैं। संविधान सभा, यहां पर देखिए संविधान का विचार है और संविधान बनाया है संविधान सभा ने। अब संविधान सभा से जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, पूरा उसको डिस्कस कर रहे हैं। मतलब इंडियन पॉलिटी के चैप्टर नंबर 2 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ध्यान से आप सुनिए, ध्यान से सुनिए। देखिए, भारत में अंग्रेजों का शासन लंबे समय तक रहा है। अंग्रेजी शासन के दौरान ही भारत में संविधान के निर्माण की नींव पड़ गई थी। भारत के संविधान के निर्माण की नींव पड़ गई थी अंग्रेजी शासन के दौरान ही। एम एन रॉय ने 1934 में यह विचार प्रकट किया कि भारत का एक संविधान होना चाहिए और संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाना चाहिए। संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाना चाहिए। और आप इस बात को जानिए कि भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया है। भारत के संविधान का निर्माण अगर देखा जाए तो भारत के संविधान का निर्माण किसने किया है? संविधान सभा ने। संविधान सभा ने। देखिए, फाउंडेशन में बताने के लिए बहुत कुछ है, यहां पर हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, लेकिन टू द पॉइंट जा रहे हैं जो आपके लिए लाभदायक हो। क्योंकि अगर जाएंगे ना तो फाउंडेशन में संविधान सभा चलता है 3 दिन या 4 दिन चलता है, 3 दिन 4 दिन चलता है, ठीक है। तो उतना में जाइएगा तो संविधान सभा में 3 दिन लग जाएगा। तो टू दी पॉइंट जा रहे हैं, समझ रहे हैं गुरुजी लोग? हाँ। अब एक बात जानिए आप, भारत के संविधान का निर्माण किया है संविधान सभा। संविधान सभा का गठन अगर देखा जाए, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर हुआ है। संविधान सभा का गठन हुआ है कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन हुआ। कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, जिसमें स्टेफर्ड क्रिप्स वाणिज्य विभाग के प्रधान, एबी अलेक्जेंडर नौसेना प्रधान, पेंथिक लॉरेंस भारत सचिव के पद पर थे। पेंथिक लॉरेंस ने कैबिनेट मिशन योजना की अध्यक्षता किया और कैबिनेट मिशन योजना ने कांग्रेस के सदस्यों से मुलाकात किया, मुस्लिम लीग के सदस्यों से मुलाकात किया, भारत के प्रमुख बुद्धिजीवियों से मुलाकात किया और फिर कैबिनेट मिशन ने अपनी सिफारिश मई 1946 में दिया। अनेकों प्रकार की सिफारिश कैबिनेट मिशन ने किया। उसमें एक सिफारिश कैबिनेट मिशन ने यह भी किया, भारत के संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिस संविधान सभा में 10 लाख आबादी पर एक सदस्य को शामिल किया जाएगा। 10 लाख आबादी पर एक सदस्य को शामिल किया जाएगा और कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर ही संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा में 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य को शामिल किया गया। और संविधान सभा में 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य को शामिल किया गया और इस आधार पर संविधान सभा में अगर देखा जाए तो इस आधार पर संविधान सभा में 389 सदस्य निर्धारित किए गए। 389 कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा में 389 सदस्य निर्धारित किए। 389 सदस्य। और कैबिनेट मिशन योजना ने यह कहा कि इन 389 सदस्यों में से 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से आएंगे। 296 सदस्य आएंगे ब्रिटिश प्रांत से आएंगे और 92 सदस्य आएंगे देसी रियासत से। अब देखिए, जैसे आज भारत में 2 प्रकार का क्षेत्र है, एक है राज्य और दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश। वैसे ही 1946-47 के समय भी भारत में 2 प्रकार का क्षेत्र हुआ करता था। एक हुआ करता था ब्रिटिश प्रांत और एक हुआ करता था देसी रियासत। ब्रिटिश प्रांत
वैसा क्षेत्र जहां अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत, वैसा क्षेत्र जहां राजा महाराजाओं का शासन था वह देसी रियासत। तो कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा में 389 सदस्य निर्धारित किया, जिसमें 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से और 92 सदस्य देसी रियासत। 93 होगा, सॉरी 92 नहीं 93 होगा, सॉरी 93 होगा, सॉरी जोर घटों में गलत हो गया था हमसे। तो 93 सदस्य होगा देसी रियासत से। 93 सदस्य कहां से होंगे? देसी रियासत। कहां से होंगे? देसी रियासत। अब सुनिए, 296 सदस्य जो ब्रिटिश प्रांत से आने थे, इसके लिए चुनाव होना था, इसके लिए चुनाव होना था। और यह चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ, वही 93 सदस्य देसी रियासत के राजा महाराजाओं के द्वारा नियुक्त किया गया। 93 सदस्य देसी रियासत के राजा महाराजाओं के द्वारा मनोनीत किए गए। तो 93 सदस्य देसी रियासत से थे, जिसे देसी रियासत के राजा महाराजाओं ने मनोनीत करने का काम किया, और 296 सदस्य के लिए चुनाव हुए। 296 सदस्य के लिए चुनाव हुए। अब 296 सदस्य के लिए जो चुनाव हुए, मतलब संविधान सभा के जो 389 सदस्य थे, उसमें 296 गो के लिए चुनाव हुआ, और जो चुनाव के माध्यम से चुना जाता उसे निर्वाचित सदस्य कहते हैं। और 93 गो सदस्य मनोनीत हुए देसी रियासत के राजा महाराजाओं के द्वारा। मतलब संविधान सभा में क्या सिर्फ निर्वाचित सदस्य थे, या क्या संविधान सभा में सिर्फ मनोनीत सदस्य थे, या संविधान सभा में कुछ निर्वाचित और कुछ मनोनीत सदस्य? संविधान सभा में कुछ निर्वाचित और कुछ मनोनीत सदस्य। संविधान सभा में कुछ निर्वाचित और कुछ मनोनीत सदस्य। क्लियर है ये बात? तो संविधान सभा में अंशतः निर्वाचित और अंशतः मनोनीत सदस्य। अब जब चुनाव हुआ जुलाई अगस्त 1946 में, तो 296 में से 208 सीट कांग्रेस को मिला। 208 सीट कांग्रेस को मिला, 73 सीट जो है आपको मुस्लिम लीग को मिला। बाद बाकी छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों को किसी को 1, किसी को 2 सीट प्राप्त हुआ। तो जब संविधान सभा में अधिकतर कांग्रेसी सदस्य चुने गए, मुस्लिम लीग को लग गया कि हमारा संविधान सभा में चलने उलने वाला कुछ नहीं है। इसके बाद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बावजूद संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुआ। संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुआ। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में आयोजित हुआ। इस बैठक में मुख्य तौर पर कांग्रेस के सभी सदस्य मौजूद थे और कुछ एक्का दुक्का सदस्य मौजूद थे। इस बैठक में लगभग 211 सदस्य मौजूद थे और 211 सदस्यों में सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिस वजह से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया और अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो संविधान सभा के प्रोटेम स्पीकर 9 दिसंबर 1946 को कौन बने? तो बने आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अपना अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अपना उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी को बनाया और अपना सचिव एच.बी.आर. आयंगर को बनाया और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। तो यहां पर 4-5 फैक्ट है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण है। गौर फरमाइएगा आप इस बात पे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णा। संविधान सभा के सचिव एच.बी.आर. आयंगर,
संविधान सभा के सचिव HBR अयंगर और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव। BN क्लियर है बात? यहां तक कोई दिक्कत, कष्ट, आपत्ति नहीं ना? अब सुनिए आपका होमवर्क क्या है। अब आज यहीं तक रहने दीजिए, इतना बात याद हो न गया? एक आध गो क्वेश्चन और बताइए तो। अच्छा, संविधान सभा का गठन किस योजना के सिफारिश पर हुआ? कैबिनेट मिशन। संविधान सभा का गठन किस योजना के सिफारिश? कैबिनेट मिशन योजना में कितने सदस्य? क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। याद रखने का ट्रिक है काल, याद रखने का ट्रिक KAL काल, KAL क्रिप्स, अलेक्जेंडर और इसके बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली में कब हुई है? याद हो न गया? जो लिखे हैं ठीक है, नहीं लिखे हैं जितना पढ़ाए हैं उसका PDF हम भेज देंगे, ठीक है? अब सुनिए अगले क्लास का आपका होमवर्क। अगर आप संस्थान में पढ़े हैं, संस्थान का स्टडी मटेरियल है, तो पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2 संविधान सभा पूरा पढ़ के आइएगा। संविधान सभा पूरा खत्म नहीं किए हैं, खत्म नहीं हुआ है संविधान सभा पूरा, टाइम हो गया है। तो संविधान सभा जो है अगले क्लास में जब हम आएंगे तो इस क्वेश्चन पर सबसे पहले आकर के संविधान सभा खत्म कर देंगे, और संविधान सभा खत्म करने के बाद जो है पूरा भाग बता देंगे, और भाग बताने के बाद पूरा अनुच्छेद यहां पर बता देंगे। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में भारतीय संविधान का पूरा भाग बता देंगे, और इस क्वेश्चन में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक है पूरा बता देंगे। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्लियर, महत्वपूर्ण भाग क्लियर, समझ गए? और फिर जो है आगे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग, बात समझे हो? अब सुनिए अगला क्लास का होमवर्क क्या है। अगला क्लास का होमवर्क है, ध्यान से सुनिए, अगला क्लास मंगलवार को है। कब है? मंगलवार को है। देखिए आपके बिहार पुलिस परीक्षा में दिवस से एगो प्रश्न रहता है लगभग में, मतलब विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ये सब रहता है ना। तो अगला क्लास आपका है कब? मंगलवार को रात में 8:30। और टेस्ट कब से है? कल से ना। टेस्ट के विषय में बताया है कि नहीं बताया? कल से 12:30 बजे से ना। तो टेस्ट आके देना है, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन ले लेना, टेस्ट देना है, डिस्कशन ले लेना है, चले जाना है। और जो क्लास में आएगा उसी को क्वेश्चन आंसर डिस्कशन मिलेगा, टेस्ट देने के लिए जो आएगा उसी को मिलेगा। ऑफिस में बोल दीजिएगा ऐसे नहीं देगा, जो क्लास में आएगा सिर्फ उसी को क्वेश्चन आंसर डिस्कशन देगा। हाँ नहीं क्लास में टेस्ट देगा नहीं, लेकर के जाने वाली बात ना है, समझे? अगला होमवर्क सुनिए। अब आप भौगोलिक उपनाम याद किए थे आप लोग, और जिस पुस्तक से आप भौगोलिक उपनाम याद किए थे उसी पुस्तक से दिवस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6 महीना का, जनवरी से लेकर के जून तक का दिवस आप याद कर लीजिएगा। करना लीजिएगा पक्का ना? होमवर्क पूछे ना? पढ़ के आए हैं ना? बताइए। गगनचुंबी इमारतों का नगर आए? न्यूयॉर्क ना? पोप का शहर आए? पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन आए? न्यूजीलैंड। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन। अच्छा, इसके बाद उगते हुए सूर्य का देश, यूरोप के खेल का मैदान, यूरोप के खेल का मैदान, टापुओं का शहर मुंबई, टापुओं का शहर क्लियर है, याद किए हैं ना? तो अगले क्लास में जनवरी से लेकर जून तक का क्या पूछेंगे? दिवस। और हां सुनिए अगली बात, और जो आज पढ़ाए हैं वो भी पूछेंगे, समझे? और हां कल जो टेस्ट होगा उस क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन आंसर डिस्कशन भी पूछेंगे अगले क्लास में। ये सब आपका होमवर्क है, बात समझे? और क्वेश्चन नहीं बने तो होपलेस नहीं होना, जितना बने ठीक है, बाद बाकी को आगे क्या कर लेना है याद। इससे आगे हम लोग मिलते हैं
कल दोपहर में टेस्ट में 12:30 बजे और 12:30 से 2:30 12:30 बजे, और फिर आगे जो है क्लास में मिलते हैं मंगलवार को 7:30 बजे। धन्यवाद सभी लोगों का।